हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग असेसमेंट ऑफ कंपनी थ्योरी हम लोगों ने देख लिया है। असेसमेंट ऑफ कंपनी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टैक्स रेट आपको बस याद होना चाहिए। बाकी प्रोविजंस तो जैसे आप लोगों ने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल किया, असेसमेंट ऑफ फर्म किया, इन द सेम वे असेसमेंट ऑफ कंपनी भी होगा। नेक्स्ट सेशन से जब हम मैट प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे, मैट प्रोविजंस को 115 JB, उस समय आपको थोड़ा स्पेशली कंसंट्रेट करना पड़ेगा। हाँ, जो आज के क्वेश्चन है उसमें आपको बस इतना याद रखना है कि फॉरेन कंपनी के केस में टैक्स रेट्स क्या होते हैं, सरचार्ज कब अप्लीकेबल होता है, और डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स रेट्स क्या होते हैं और सरचार्ज कितना अप्लीकेबल होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 30% टैक्स रेट होता है और सरचार्ज एप्लीकेबल होता है 1 करोड़ से ऊपर। अगर किसी कंपनी की इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, टैक्सेबल इनकम, और 10 करोड़ तक है तो 7%, 10 करोड़ से अधिक है तो 12% का सरचार्ज लगेगा, और HEC तो 4% आपको मालूम है कॉमनली है सबके ऊपर। और अगर मैं बात करूं फॉरेन कंपनी के केस में तो 40% टैक्स रेट है प्लस सरचार्ज है 2%, 1 करोड़ से अधिक की इनकम पर 10 करोड़ तक, और 5% लगेगा 10 करोड़ से अधिक की इनकम पर। बस ना। चलिए, आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ढंग से सुनेंगे, आपके सामने असाइनमेंट होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा, और ये क्वेश्चन CMA में दिसंबर 97 में पूछा गया है। ठीक, इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो अच्छा खासा PL अकाउंट दिखेगा, अच्छे खासे एडजस्टमेंट्स दिखेंगे, लाइन बाय लाइन करते चले जा रहे हैं। समरी बनाना जरूरी है क्या? बना देते हैं, शायद आप लोग को थोड़ा सपोर्ट मिले। 5 मिनट भले जाएगा लेकिन इसका फायदा आपको सॉल्यूशन के समय नजर आएगा। सेल्स है 81 लाख, रेंट ऑफ ऑफिस स्टाफ क्वार्टर, नॉट ऑफिस क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर, ये है 37,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 8 लाख, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 5 लाख का। मैंने कहा 2 मिनट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि हम क्वेश्चन की समरी नोट कर रहे हैं। परचेज है 55 लाख का, फ्रेट है 6 लाख, सैलरी है 14,50,000, ऑडिट फीस है 10,000, सबसे कम यही होती है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय से भी कम यही होती है। लीगल फीस 50,000, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 14,000, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस that is rupees 10,000, general charges 28,000, interest on OD 2 lakh, commission 10,000, reserve for bad debts 5,000, bad debts 40,000, bad debts written off, सीधे सीधे यही मान लो, depreciation 10,000, interest 27,000, rent 16,000, commission to staff वेलफेयर फंड, कमीशन नहीं कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर फंड 1,25,000, टैक्स प्रोविजन 50,000, जनरल रिजर्व 1 लाख, एंड नेट प्रॉफिट इज 1,92,000। कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, एक एक करके लाइन बाय लाइन देखते हैं।
और कहिए तो हम यहाँ पर सीधे सीधे बनाना भी शुरू कर देते हैं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम ऑफ अ कंपनी। क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इत्मीनान से देखेंगे। और फुल फ्लैग में ही क्वेश्चन पिक किया है। पर्पस भी यही है कि सारी चीजें कवर हो, चूंकि हम लोग को असेसमेंट ऑफ फर्म्स, इंडिविजुअल, एचयूएफ वगैरह का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हमें नहीं लगता आपको ये हमें बताने की जरूरत पड़ेगी ऐड लेस मतलब क्या क्यों कर रहे हैं वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल रीजन देना है, आंसर लिखना है, रीजन देना है, आंसर लिखना है। ठीक, चलो भाई। कहता है पहला एडजस्टमेंट है, अ सम ऑफ ₹5,000 ऑन अकाउंट ऑफ लायबिलिटी फॉरगॉन बाय अ क्रेडिटर हैज बीन कैरिड टू अ स्पेशल रिजर्व। एक क्रेडिटर था, उसने ₹5,000 की लाइबिलिटी फॉरगो कर दी। लाइबिलिटी फॉरगो कर दी यानी अब हमें उसे पैसे नहीं देने, और वो भी क्रेडिटर्स की बात हो रही है। क्रेडिटर्स को हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में परचेज करते समय डेबिट किया होगा। अब अगर वो लाइबिलिटी फॉरगो हो रही है तो आपने इस चीज का डिडक्शन ले लिया कि हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है, परचेज में आज कर रहा हूं, आपने परचेज के नाम से डिडक्शन ले लिया था। फ्यूचर में आप कहते हैं सामने वाला तो पैसा मांग ही नहीं रहा है, लाइबिलिटी फॉरगो हो गई, तो आप सीधे रिजर्व में ले जा रहे हैं, आपकी प्रॉफिट भी हो गई, लेकिन आप उसको प्रॉफिट नहीं शो कर रहे और टैक्स गवर्नमेंट का मारा जा रहा है। तो ये आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम है। तो नेट प्रॉफिट एज गिवन 1,92,000, और यहां आप लिखेंगे लाइबिलिटी फॉरगोन। ऐसी लाइबिलिटी फॉरगो हुई है जिसको हमने कभी ना कभी पीएल में डेबिट या ट्रेडिंग में डेबिट किया था बाय क्रेडिटर्स। पक्का। और रिजर्व अकाउंट में ले जाने से आपका ऐसा नहीं है कि आप टैक्स लायबिलिटी से मुक्त हो जाएंगे। रिजर्व में ले गए हैं वो आप अपना अकाउंटिंग जैसे कर रहे हैं, बट द टैक्सेशन, द टैक्स अमाउंट आर नीडेड टू कैलकुलेट ऑन दैट अमाउंट। यस, द सेट सम वाज चार्ज बाय द एसएससी इन द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। मैंने कहा ना कभी कहीं ना कहीं उसको पीएल में डेबिट किया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जनरल चार्जेस, ये जो जनरल चार्जेस यहां लिखे हुए थे कहीं, ये इस जनरल चार्जेस में 7,000 इमरजेंसी इंश्योरेंस रिस्क प्रीमियम है। तो भाई होने दो ना, रिस्क प्रीमियम का पेमेंट किया है बिजनेस के फायदे के लिए, होने दो, क्या दिक्कत है, अलाउड है। 1,000 बीइंग डोनेशन टू अप्रूव फंड, पहले तो इसको डिसअलाउ करो। डोनेशन की बात क्यों करते हो, यहां पीजीबीपी की बात करो, डोनेशन का डिडक्शन लेना चाहते हो तो 80G में चले जाना ना। तो यहां लिख देते हैं अभी हम शॉर्टकट में, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। डोनेशन है 1,000, समरी में बना लिया यहीं पर, बाद में हम इसको देखेंगे क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। 2,000 बीइंग फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कंसर्निंग एम्प्लॉइज। ठीक है, अगर कोई कंपनी फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर पर खर्च करती है, कंपनी तो अलाउड होता है, अब तक जितने करते आए थे वहां डिसअलाउ कर रहे थे, कंपनी की केस में अलाउ होगा। अगर कैपिटल नेचर का खर्चा है तो कंपनी इसको 5 इंस्टॉलमेंट में बराबर बराबर राइट ऑफ कर सकती है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 1,500 बीइंग कॉस्ट ऑफ पक्का वेलबींग बिल्ट फॉर यूज ऑफ द वर्कर्स। स्टाफ वेलफेयर में 1,500 शामिल है, हमने कुआं बनवाया पक्का। अरे भाई अगर आप पक्का वेल बनवाते हैं तो इसका मतलब वो कई सालों तक आपको बेनिफिट देगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, खर्चा थोड़ी है वो। प्लस पक्का वेल 1,500। तो आप इसके लिए यहां पर एक नोट लिख दें कि पक्का वेल बिल्डिंग का पार्ट है, और ये 1,500 उसमें ऐड करेंगे ताकि भूले ना, हम नीचे लिख दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय याद रखेंगे। लीगल एक्सपेंसेस में 10,500 शामिल है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पेमेंट किया गया है फॉर कंडक्टिंग इनकम टैक्स अपील, और 2,000 दिया गया है इन कनेक्शन विद प्रोसिक्यूशन ऑफ अ डायरेक्टर फॉर एलिज्ड स्मगलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अफगानिस्तान फॉर द कंपनीज बेनिफिट। लीगल एक्सपेंसेस में दो ऐसे अमाउंट हैं जिसमें से पहला है 10,500 चार्टर्ड अकाउंटेंट को इनकम टैक्स अपील। ठीक है, अलाउड है वो बिजनेस के बेनिफिट में, अगर अपील नहीं करेंगे तो हमारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा, टैक्स का अमाउंट ज्यादा चला जाएगा। सीए साहब हमारा लड़ रहे हैं केस, लड़ने दो, अलाउ कर रहे हो जाएगा खर्चा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया है, अलाउ हो जाएगा भाई। इनकम टैक्स डिसअलाउ होता है, इनकम टैक्स के लिए प्रोसीडिंग्स के वगैरह के खर्चे अलाउ होते हैं। अच्छा, 2,000 जो पेमेंट किया है एज एन एडवांस इन कनेक्शन विद द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ डायरेक्टर फॉर द एलिग्ड स्मगलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अफगानिस्तान फॉर द कंपनीज बेनिफिट। 2,000 रुपए आपने किसी लॉ को वायलेट किया है, इलीगल काम किया है, हाँ या ना।
स्मगलिंग एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, रिलेट्स टू स्मगलिंग। तो भैया लीगल काम हो या इलीगल उससे मतलब नहीं, लेकिन इलीगल खर्चों को बचाने के लिए आप अगर कोई खर्चा करते हैं तो अलाउड नहीं होगा, पहले तो ये याद रखें। A profit of 20,000 was made on sale of these smuggled goods which is not included in the company's account। अरे भैया 20,000 कमा लिए हो प्रॉफिट फ्रॉम स्मगलिंग बिजनेस, अगर आप लोगों को हंसी आ रही है स्मगलिंग नाम से तो हंसने की जरूरत नहीं है, पूछो क्यों। कहीं न कहीं कभी न कभी आपने भी कुछ स्मगलिंग की होगी, आपको पता नहीं। स्मगलिंग का मतलब ये नहीं, जब भी स्मगलर की बात आती है तो आपके दिमाग में अमरीश पुरी, डॉन, इस तरह की बातें चल रही होती हैं, माफिया, बदमाश, गुंडे हाथ में पिस्टल लेकर रखे। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। स्मगलर तो एक बिजनेसमैन होता है नॉर्मली, जो बड़ा भला बंदा होता है, बस वो टैक्स की चोरी करने के लिए दूसरे देश से माल मंगवाता है, कस्टम्स टैक्स की चोरी करता है। हो सकता है आपके दोस्त, आपके जान पहचान वालों में ही कोई ना कोई स्मगलर हो सकता है आप खुद, कोई बड़ी बात नहीं है तो लेकिन हाँ, ये स्मगलिंग बिजनेस से रिलेटेड, चूंकि इलीगल एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना चाह रहे। आप देखते होंगे कई लोग कहते हैं अरे हम तो दुबई से लाते हैं ना, गोल्ड चेन पहन के लाते हैं, यहाँ बेच देते हैं, हर 6 महीने में मेरा एक दौरा लगता है, एक पहन के आते हैं यहाँ बेच देते हैं। हाँ, स्मगलिंग का काम है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपका 20,000 अलाउड हो जाएगा, इनकम मान ली जाएगी, ठीक। आप ये नहीं कह सकते कि स्मगलिंग का बिजनेस है, टैक्स का है का। रिपेयर टू बिल्डिंग इंक्लूड्स 10,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ एडिशन टू बिजनेस प्रीमाइसेस। रिपेयर, अरे भैया रिपेयर में अगर कैपिटल नेचर शामिल है तो उसको डिसअलाउ करो ना, उस पर हम क्या देंगे, डेप्रिसिएशन। तो 10,000 रुपए एडबैक कर लो और यहां पर लिख लो रिपेयर। इस बिल्डिंग को भी तो हिस्सा मानोगे उसमें, इस पर भी तो डेप्रिसिएशन लगाओगे। हाँ, अभी डिसअलाउ किया, बाद में डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिशिएटेड वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद द इनकम टैक्स लॉज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब हमारे पास कुछ डिटेल दी हैं प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, हम यहीं पर बना लेते हैं। कहता है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी 1 अप्रैल को 1,20,000 की प्लांट एंड मशीनरी की, जिस पर टैक्स रेट, डेप्रिसिएशन रेट है 15%। आगे डिटेल दे रहा है कि हमने 1 दिसंबर 18 को बाय किया है, परचेज किया है 10,000 का। अच्छा, 1/1/2019 को सेल कर दिया 28,000 रुपए में। कोई प्लांट होगा 13,750 का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। डेप्रिसिएशन ऑन अदर डेप्रिशिएबल एसेट्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन ऑन अदर इनकम टैक्स के हिसाब से 7,500। दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज आवर क्वेश्चन। एडजस्टमेंट सारे हो गए, कुछ नहीं देखना, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने एडजस्टमेंट वो हमने यहाँ लिख दिए। अब हम एक एक करके खत्म करेंगे। इसका कोई यूज है नहीं, इसका कोई यूज है नहीं, इसका कोई यूज है नहीं। सर रेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर, अरे भैया बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस में ही जाने दो, पीजीबीपी में क्या दिक्कत है। ओपनिंग स्टॉक कोई दिक्कत नहीं, परचेज में किसी को दिक्कत ना, फ्रेट में, सैलरी में, ऑडिट में, लीगल फीस में जितना था कर दिया, रिपेयर में जितना था वो हम लोगों ने ये 10,000 ऐड कर ही दिया, स्टाफ वेलफेयर में अनअप्रूव्ड था उसको ऐड कर ही दिया, जनरल एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ओडी हम मान लेते हैं समय के पहले, रिटर्न जमा करने के पहले पेमेंट कर दिया होगा, कमीशन तो अलाउड होता है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स प्लस कर दो, रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितना 5,000, डिसअलाउ है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ठीक होता है। डेप्रिसिएशन, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन को एड बैक करो एज पर बुक्स। इंटरेस्ट 27,000 ठीक है, रेंट 16,000 ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर फंड कितना 1,25,000। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 50,000। जनरल रिजर्व, भैया ये सब हमें मालूम है, ये सब डिसअलाउ होते हैं। 1 लाख, काफी कुछ देख लिया गया है, अब बार बार उस चीज को
डिटेल में हर एक जगह पर बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये सारी चीजें हटा रहा हूं, क्वेश्चन तो एटलीस्ट हटा दूं। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। सबसे पहला प्लांट एंड मशीनरी पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ओपनिंग WDV आप लोग डिटेल में बनाएंगे 1,20,000 प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10,000 और मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड 28,000। अब एक काम करते हैं, WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेज आ जाएगा 1,02,000, बोलो माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये लिखना है, माइनस डेप्रिसिएशन ऑन अदर्स 7,500 दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, बोलो ये अदर्स वाला लिख लिया, काम खत्म, और माइनस डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, बस ना, इस पर कैलकुलेट करना बाकी है। चलो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 1,02,000 पर, कैसे, इधर देखें 1,02,000 में अगर याद हो आपको PGBP, तो हम लोगों ने लिखा था सबसे पहले न्यू एसेट अलग कर लो, फिर उसके बाद ओल्ड। न्यू कितने की है 10,000 की, बचा कितना 92,000, हाँ या ना। 10,000 पे 15% का आधा आधा इसलिए क्योंकि 1 दिसंबर को बाई की गई है और 1 दिसंबर को बाई करने पर हमारा 50% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाता है, तो 750 आ जाएगा और प्लस इस पर सीधे सीधे 15%, ये आ जाएगा 13,800, तो 14,550, हाँ या ना, यहाँ लिख देंगे, हमको तो ये कैलकुलेट करना नहीं था, कर लिया ऐसे डिटेल में। हमें केवल डेप्रिसिएशन की फिगर से मतलब था 14,550। अब आते हैं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर कितना, और दूसरा पक्का वेल 1,500, 11,500 का सीधे सीधे 10% ले लेंगे, मान लेंगे 180 दिन से अधिक है 1,150, बस हो गया काम खत्म। ओके, बचा केवल मेरा लास्ट का डिडक्शन, नथिंग एल्स, ये है GTI, इसके अलावा तो कोई इनकम दी नहीं है, इसी को GTI मान लें। 1,97,000, 2,500, 22,000, 25,000, 175, 1,00,000, 14,550, ये होगा माइनस 498,300। हमें नहीं लगता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, और आपको वैसे ही पता चल रहा होगा कि 1,000 का डोनेशन है आपकी, जबकि एडजस्टेड टोटल इनकम होती है 10%, 49,000 आ जाएगा। तो भैया 49,000 नहीं, हम 1,000 का 5,000 का ही डिडक्शन लेंगे। 5,000 था कि 500 था, 1,000 था, कितना था हटा दिया ना, 1,000 था, 1,000 था ये, तो 1,000 का सीधे सीधे 50% ले लो 500 का बेनिफिट। टैक्सेबल इनकम, टैक्स रेट आप 30% यूज कर लेंगे प्लस 4% HEC, ऐसे ही आ जाएगा 497
800। 310 हो जाएगा, राउंड ऑफ कर देंगे 288 के हिसाब से। फिलहाल हम वहां नहीं जाना चाह रहे, ठीक है ना, समझ में आया होगा। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड सीएमए दिसंबर 97 में पूछा गया है, फुल फ्लैज का क्वेश्चन था। जल्दी से इसको नोट करें, तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करेंगे। इन टोटालिटी 4 से 5 क्वेश्चन हमको आज की डेट में देखने हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील कर सकें। जल्दी नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और ये सीएमए में जून 2000 में पूछा गया। देखा जाए क्या है ये क्वेश्चन। बिल्कुल सर, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स आरजी एंड कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st of March 19 shows a profit of rupees 556,780। नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, computation of taxable income of a company, net profit as given कितना है 556,780। चलो कैलकुलेट कर लेंगे। अब चूंकि यहां पर हमें पीएल स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स ही सारी दी हुई हैं। इफ इट वुड बी नीडेड देन विल ट्राई टू राइट इट डाउन ओवर हियर, बट अगर डायरेक्ट एडजस्टमेंट करना होगा देन आई विल प्लेस द फिगर एट द राइट प्लेस। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम वर्कर्स फॉर द स्टाफ क्वार्टर, ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा, अलाउड करो, इनकम है। रेंट ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट, यहां क्या कर रहा है, हाउस प्रॉपर्टी में ले जाओ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को। रेंट फ्रॉम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कितना है 1,10,000। इसको यहां से हटाओ, और यहां से हटाने के बाद एक काम करो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी कैलकुलेट कर लो, जीएवी रख लेंगे। देख लेते हैं अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 1,10,000 जो हमें मिला है अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। माइट बी इट विल गेट चेंज इफ द अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। अमाउंट चार्ज फ्रॉम सप्लायर यूजिंग गेस्ट हाउस ऑफ द कंपनी, ठीक है, जिस तरह स्टाफ क्वार्टर बिजनेस में रहते हैं उसका इनकम बिजनेस इनकम, उसी तरह स्टाफ गेस्ट हाउस को यूज करने पर जो सप्लायर आकर गेस्ट हाउस यूज करते हैं वो अगर हमें रेंट वगैरह देते हैं तो वो भी हमारा बिजनेस से है, ठीक है, उसको कर सकते हैं बिजनेस। द डेबिट इन द पीएल इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग लम्प सम कंसिडरेशन। अब खर्चे में डेबिट में कुछ किया है, डेबिट में क्या क्या किया है, lump sum consideration paid for obtaining a license in respect of a technical information from a foreign company to improve the quality of the product। अरे अगर आप किसी से लाइसेंस लेने जा रहे हैं तो लाइसेंस आपका कैपिटल नेचर का खर्चा होता है, उस पर आपका इंटेंजिबल एसेट की तरह 25% का डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। आपने तो पूरा का पूरा 6,40,000 डेबिट कर दिया, काय को, प्लस इंटेंजिबल एसेट, आप यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं लाइसेंस, 6,40,000 डिसअलाउ करो, और तुरंत लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट, ताकि आगे भूलने ना पाए, यहीं की कहानी यहीं खत्म कर दो। 25% 1,60,000, बोलते क्यों नहीं, बोल तो दिया सर लेकिन आपने सुना नहीं।
Expenses incurred to eliminate a drain under statutory obligation. Expenses incurred to eliminate a drain. हमने एक ड्रेन बनवाया है, एलिमिनेट अ ड्रेन अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, गवर्नमेंट ने कहा, और अगर हम ड्रेन बनाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा खर्च होता है, तो ये हमारा कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्रेन 2 लाख रुपए का माइनस डेप्रिसिएशन ऑन ड्रेन 10%, बिल्डिंग का हिस्सा बोल लो 20,000। पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स अलाउड होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बताया ना। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रिकवरी ऑफ एडवांस गिवन टू 100% सब्सिडरी कंपनी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग सब्सिडरी कंपनीज। मैं फिर से बोलता हूं, कहता है हमने लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रिकवरी ऑफ एडवांस गिवन टू अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी जो कि फाइनेंसिंग कंपनी है, उसको मैंने एडवांस दिया, वो मेरा डूब गया। ओके, तो बताओ ये अलाउड होगा या डिसअलाउड? अरे भाई 100% सब्सिडरी कंपनी है, 100% सब्सिडरी कंपनी है, तो आपको ये खर्चा अलाउड होगा, होना चाहिए जी, क्योंकि अब रिकवरी पॉसिबल नहीं है और उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एडवांस देना, एडवांस लेना। सैलरी इंक्लूड्स कमीशन टू एम्प्लॉइज विच इज पेड ऑन 10th ऑफ दिसंबर। सैलरी इंक्लूड्स कमीशन टू एम्प्लॉइज। अगर हम कमीशन देते हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो बोनस या कमीशन देते हैं, तो सेक्शन 43B एप्लीकेबल होता है एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर। अगर आपने रिटर्न की तारीख के पहले सैलरी टू एम्प्लॉइज, बोनस टू एम्प्लॉइज और कमीशन टू एम्प्लॉइज पेमेंट किया, और नॉट सैलरी, बोनस और कमीशन, तो कमीशन भी हमारा ड्यू डेट तक पेमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन 10 दिसंबर को हुआ है। कमीशन नॉट पेड टिल रिटर्न ऑफ इनकम। कितना रुपया दिया? 10,000। डिसअलाउ कर दो, डिसअलाउ कर दो। अच्छा, नेक्स्ट कहता है पेमेंट टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस लाइंस 25,000। हमने पेमेंट किया है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस लाइन, ठीक है, ये हमारा कोई एसेट तो आ नहीं रही, दिस इज नॉर्मल पेमेंट, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। हाँ, कुछ होना भी नहीं है, हमारा उस कंपनी से कोई, मेरे लिए कोई एसेट का काम नहीं कर, दिस इज एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन 5 स्टार होटल है, कंपनी है। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन, आदित्य बिरला, मोदी, ये सब मतलब बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ जाएंगे? वो तो जाएंगे 5 स्टार होटल में, अपना बिजनेस की मीटिंग करेंगे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर उनके लिए, चलो छोटा मोटा नहीं होता, उनके लिए बड़ा होता है, तो 15,000 लिखा है, लाखों में हो सकता है। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूड्स 50,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है, उसका डिडक्शन नहीं मिलता। 20,000 पेड टू एन अप्रूव्ड नेशनल लैबोरेटरी, तो उसका 150% मिलेगा। तो 20,000 आपने तो ऊपर लिखा हुआ है डेबिट किया है, तो 50,000 लैंड को डेबिट किया है, तो भैया वापस एड बैक कर लो। साइंटिफिक रिसर्च लैंड एक्सपेंसेस एड बैक करो, इसका तो किसी जन्म में छूट नहीं मिलता, माइनस साइंटिफिक रिसर्च आपने 20,000 का खर्च किया था, आपको 30,000 छूट मिलनी चाहिए थी, तो 10,000 जो बच गया है उसका डिडक्शन आप ले लो, क्योंकि आप 20,000 डेबिट कर चुके हो, लिखा है क्वेश्चन में। 10,000 जो आप नहीं कर पाए वो आप ले लो। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड है आउटसाइड इंडिया 58,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन 30,000 क्रॉस्ड चेक है। क्रॉस चेक का मतलब खुश होने की जरूरत नहीं है, अकाउंट पे ही क्रॉस्ड चेक होना चाहिए। प्लस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड बाय क्रॉस्ड चेक एंड नॉट अकाउंट पे ही क्रॉस्ड चेक, 30,000 रुपए वापस एड बैक कर लो। तो ये दिमाग में गलत फहमी मत पाल लेना कि क्रॉस चेक है अलाउड होगा। क्रॉस चेक और अकाउंट पे ही क्रॉस चेक में दोनों में फर्क होता है।
केवल चेक को ऐसे दे देना ये क्रॉस चेक कहलाता है, इस पे अकाउंट पे ही लिख देना ये जरूरी होता है अलाउेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है 20,000 incurred on airfare by the sales manager who is otherwise entitled for a first class rail travel which would have been 8,000। कोई मतलब नहीं है, अगर हमने अपने सेल्स एजेंट को ट्रेवल एयर फेयर दिया है तो कोई बुरी बात थोड़ी है, बिजनेस के लिए दिया है, जल्दी जाना होगा। अब किसी काम को आज पहुंचना है तो उसको 3 दिन रेल में ट्रेन में लगा दे, नहीं सर। इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया नो टीडीएस 50,000 डिसअलाउ कर दो। 50,000। इंटरेस्ट पेबल टू आईएफसीआई दिसंबर में पेमेंट किया है 25,000 डिसअलाउ कर दो, रिटर्न की डेट के बाद किया है, आफ्टर आरओआई डेट 25,000 डिसअलाउ करो। अच्छा जी, टैक्सेस को डेबिट किया, म्युनिसिपल टैक्स ऑन क्वार्टर गिवन टू वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स को जो स्टाफ क्वार्टर दिया था उसकी इनकम क्रेडिट, तो उसका खर्चा डेबिट। लेकिन जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स है उसको क्यों डेबिट करोगे, प्लस म्युनिसिपल टैक्स ऑन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कितना है 20,000 ऐड करो, और लेस कहां से होना चाहिए था, यहां से म्युनिसिपल टैक्स, लेकिन पेड बेसिस पर होता है और 30 जून 19 को है, अलाउड नहीं होगा क्योंकि ये उस साल पेमेंट नहीं किया गया। सर आरओआई का सिस्टम, डेट ऑफ आरओआई यहां देखी जाती है, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। हर जगह तुम लोग सेम लेकर के चलोगे क्या। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला है कि जितना म्युनिसिपल टैक्स जिस साल पेमेंट होगा उसी साल उतना डिडक्टेबल होगा। वहां कौन सा सेक्शन 43 बी है भाई, हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा सेक्शन 43 बी है, वो तो यहां पर है ना। चलो तो ये नहीं होगा, ये आ गया एनएबी। आगे, लैंड रेवेन्यू फॉर द वर्कर्स क्वार्टर एंड ऑन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इज पेड, तो लैंड रेवेन्यू वापस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का एड बैक करो। डिटरमाइन द अमाउंट पेड और पेबल। ये हो जाएगा पीजीबीपी और ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो भाई, इसको खत्म कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं 30%। ये आ जाएगा 77,000। खत्म। इसकी बात करते हैं। आप लोग प्लस माइनस देख लेंगे, हो सकता है मेरे कैलकुलेशन में कुछ गलती हो। 12,89,780। ठीक, जीटीआई आप लिख सकते हैं। जीटीआई कितना आ गया, दिस इज योर 13,66,780। दिस इज आवर आंसर। जल्दी से नोट करें तो फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखें ना, जून 2000 में क्वेश्चन आया था और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी देखेंगे जो थोड़ा टाइम लेगा, तो 3 और 4, उसके बाद हम लोग असेसमेंट ऑफ कंपनी खत्म करेंगे। हाँ, ये अभी पार्ट ऑफ द कंपनी खत्म होगा, लेकिन नेक्स्ट सेक्शन से हम लोग जब मैट करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा एक्चुअली इस चैप्टर में है क्या। ठीक है ना, आज तो केवल इजी इजी क्वेश्चन देखे रह जा रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका सीएमए में दिसंबर 98 में पूछा गया है। चलिए, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख। सीधे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि केवल एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। कोई दिक्कत होगी तो हम सामने वर्किंग नोट बनाएंगे जैसे अब तक बनाते आ रहे हैं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ अ कंपनी। Net profit is 6 lakh as given. Sure. The profit and loss account includes in the debit of the following. 60,000 इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, मनी बोरोड फॉर एक्सटेंडिंग द कंपनीज फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड द एक्सपेंशन वाज हाउएवर स्टिल इन प्रोग्रेस। हमने पेमेंट किया है इंटरेस्ट का फैक्ट्री बिल्डिंग को लेकर के। मैंने लोन लिया होगा फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए, अब मैंने उसका इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, बिल्डिंग अभी बनी नहीं है और 60,000 मैंने पीएल में डेबिट कर दिया। जबकि हम लोग को तो ये रूल मालूम है ना कि जब एसेट पुट टू यूज होता है तब उस पर डेप्रिसिएशन लगना शुरू होता है और पुट टू यूज की डेट तक जितना भी इंटरेस्ट होता है वो कैपिटलाइज होता है। ठीक है ना? तो यहां पर इसको डिस अलाउ करेंगे बिकॉज इट्स अ इंटरेस्ट एज अ कैपिटल नेचर। कितना है? डिस अलाउ कर दो इसको 60,000। चलो भाई सेकंड पर आते हैं। द डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द बुक्स 80,000 व्हाइल अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 1,80,000। तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स 80,000 और जबकि इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से कितना होना चाहिए था? 1,80,000। तो माइनस कर देंगे 1,80,000। 60,000 was paid to the company's lawyer for arguing appeal for the company before the tribunal against levy of penalty for some earlier cases, which appeals have been dismissed by the tribunal। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपील के लिए हमने कंपनी के लॉयर को कुछ पेमेंट दिया है तो अलाउ होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर वगैरह अपील में जाते हैं तो अलाउ करो, क्या दिक्कत है? बार बार उसी चीज को ले आ रहे हो। 5,000 पेड फॉर द लेट पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्सेस पीनल इंटरेस्ट। और आपको मालूम है हमने आपको हाजी हजील शकूर ब्रदर्स का एक केस बताया था पीजीपीपी में कि पेनाल्टीज पेड फॉर ऑफ पीनल नेचर आर ऑलवेज डिसअलाउड। कंपनसेटरी नेचर की पेनाल्टी होगी तो अलाउड होगी, लेकिन पीनल नेचर की पेनाल्टी होगी तो डिसअलाउ होगी। तो यहां पर कह रहा है कि हमने 5,000 रुपए का पीनल नेचर की पेनाल्टी पे की है। कितना? 5,000। डिसअलाउ करो, डेबिट है ना पीएल में, डिसअलाउ करो, ऐड बैक करो। कहता है 15,000 हमने फाइन इंपोज की है कि हमने नहीं, किसी ने, म्यूनिसिपैलिटी ने, वायलेटिंग देयर रेगुलेशन। सेम वही चीज, पीनल नेचर पेनाल्टी 15,000 और है, म्यूनिसिपैलिटी ने पेमेंट करवाया हमसे, हमारा खर्चा हमने डेबिट कर दिया, लेकिन है तो पीनल नेचर, एड बैक करो। रूल वायलेट कर रहे हो ना। रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऑलवेज डिसअलाउड प्लस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। हाउ मच? 45,000। The credit side of the profit and loss includes, credit side में लिखा है कंपनीज फॉरेन सब्सिडरी इन जापान डिविडेंड मिला है, अदर सोर्सेज में जाएगा डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। हाउ मच? दैट इज नॉट टू मच, 40,000। हटाओ, क्रेडिट साइड क्यों लिखे हो? इसको तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाओ ना। इंडियन कंपनी से होता तो माफ होता, फॉरेन कंपनी से है तो टैक्सेबल हो जाएगा। बोलते क्यों नहीं? यस सर। कहता है डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई का माफ होता है, यूटीआई इंडिया का ही है। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आर अंडर वैल्यूड बाई 10% ऑन कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक है 9 लाख का और क्लोजिंग स्टॉक है 10,80,000 का। ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है और दोनों 90% पर शो किए गए हैं। कितने परसेंट पर? इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमारा ज्यादा है 1,80,000 से, छोड़ो इसको ऐसे, तो 100% पर कितना होता? 100% पर कितना होता? 10 लाख। और 100% पर कितना होगा? 12 लाख। हाँ या ना? तो आपका प्लस हो गया 2 लाख क्रेडिट साइड। कितना? क्रेडिट साइड अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता है तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट उतने से बढ़ जाना चाहिए, प्लस
नेट इफेक्ट ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, नेट इफेक्ट 2 लाख। ठीक है ना। चलिए 2 लाख है या 20,000 है। देखो भैया, यहां आना चाहिए था 10 लाख, और अगर 10 लाख है तो हमारा, हमने यहां लिखा है 9 लाख और यहां लिखा है 10,80,000। इसको अब हम कर रहे हैं 10 लाख, तो हमारा प्रॉफिट घट जाएगा 1 लाख से, बढ़ गया ना 1 लाख से, बोलो। और इसको अगर हम लोग कर रहे हैं 12 लाख, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा 1,20,000 से। बेटा केवल 20,000 का डिफरेंस है, 10%। वही गड़बड़ लग रहा था ना, 20,000। ठीक, देख लो भाई, लास्ट में देख लिया जाए, कुछ छूटा तो नहीं है ना क्वेश्चन में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द क्रेडिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट इंक्लूड डिविडेंड है 40,000, टैक्सेबल हो गया अदर सोर्सेज में, और यूटीआई का है 60,000। तो भैया शामिल तो होगा ना, यहाँ पर आप यूटीआई इनकम लिख देंगे एग्जेम्प्ट, क्या लिख देंगे, एग्जेम्प्ट। लेकिन यहाँ तो शामिल है 60,000, उसको तो हटाओ। इनकम फ्रॉम यूटीआई, इनकम फ्रॉम यूटीआई 60,000 माइनस तो करना बनता है ना, और तो कुछ छूटा नहीं है, नहीं नहीं। चलो भाई, ये हो जाएगा पीजीबीपी, ये हो जाएगा अदर सोर्सेज, ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल इनकम। ऊपर का देखो 7,40,000, 20,000, 45 प्लस 20 माइनस 1 80। दिस इज योर आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग लास्ट आज का, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको क्वेश्चन नंबर 4 से, जल्दी नोट करें। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीएम में जून 98 में। देखो, इसमें भी हमको पीएल अकाउंट नहीं दिया हुआ है, तो हम सीधे कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम यहीं पर करेंगे। स्टेट विद रीजंस, अच्छा इस क्वेश्चन में केवल रीजंस देने, फालतू का मैंने बना दिया। स्टेट विद रीजंस हाउ द फॉलोइंग विल यू डील विद व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ अ पब्लिक कंपनी। हमें नेट प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं मालूम है, हमें केवल हर एक पॉइंट को अलग अलग डिस्कस करना है। आपके साथ क्वेश्चन रखेंगे, आप हमें आंसर बताएंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहला कह रहा है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 4 लाख दिया गया है एक वर्कमैन को ऑन द क्लोजर ऑफ वन ऑफ इट्स ब्रांच। 4 लाख रुपए अगर हमने रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया है, तो आप कहेंगे सर 35 डीडी में चले जाइए, 5 बराबर बराबर किस्तों में अलाउड होता है, लेकिन यहाँ पर तो ब्रांच क्लोज डाउन हो रही है, ब्रांच क्लोज डाउन हो रही है, तो उससे रिलेटेड खर्चे तुरंत राइट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100% इसका डिडक्शन मिल जाएगा। चूंकि बिजनेस के बेनिफिट में है, तो सेक्शन 37 में इसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। ओके, पूरा पूरा। पूजा बोनस,
फेस्टिवल बोनस है 7 लाख का, वर्कमैन को दिया गया है नॉर्मल बोनस के अलावा। इनकम टैक्स ये नहीं कहता कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को फॉलो करो, उससे ज्यादा आप बोनस नहीं दे सकते। आप दे सकते हो बोनस, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट क्या कहता है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट, बट इफ यू जस्ट वांट टू पे हायर देन दैट अमाउंट, द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय बोनस एक्ट, you can pay it off. But yes, income tax is restrict you, or you have to follow the provision which are given under section 43B also. तो केवल सेक्शन 36 नहीं, बोनस के लिए आपको, बोनस और कमीशन के लिए सेक्शन 43B को भी फॉलो करना पड़ेगा, जो कहता है कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही हम इसका डिडक्शन देंगे, भले ही नॉर्मल बोनस, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से अधिक ही क्यों ना हो। ठीक है। इनिशियल कंट्रीब्यूशन है 5 लाख का टू अ वेलफेयर ट्रस्ट सेटअप फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स लो पेड एम्प्लॉय एज पर एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयज यूनियन। भैया आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर ये अप्रूव्ड फंड नहीं है स्टाफ वेलफेयर फंड, तो इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आप कंट्रीब्यूशन देते रहो, अप्रूव्ड स्टाफ वेलफेयर फंड होगा तो ही आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। ठीक है ना। तो आपको ये 5 लाख डिसअलाउड हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 लाख का किया है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस पर वर्कमैन के, कंपनी है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर करती है तो पूरा अलाउड होता है, लेकिन अगर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 लाख का, तो बराबर बराबर 5 किस्तों में इसका डिडक्शन आप ले लेंगे, पूरा का पूरा एक साल में नहीं लेंगे। ओके। 10 लाख टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट, सीज द प्लांट वाज फाउंड अनसुटेबल, इट वाज सोल्ड उसी साल। 6 लाख में 10 लाख का प्लांट खरीदा, खरीदने के बाद पता चला 2-3 महीने के अंदर उसी साल 18-19 में कि भाई ये प्लांट हमको सूट नहीं करेगा, हम इसको सेल कर देते हैं, तो 6 लाख में सेल कर दिया, 4 लाख का नुकसान हो गया। कंपनी ने 37,500 डेप्रिसिएशन चार्ज किया काय को, जो एसेट जिस साल खरीदी जाती है उसी साल अगर बेच दी जाए तो वो ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा नहीं बनता और सीधे सीधे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज होता है। तो यहाँ पर एसेट उसी प्रीवियस ईयर में आई है और उसी प्रीवियस ईयर में उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, तो ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा बनेगा ही नहीं, वो सीधे सीधे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा, डेप्रिसिएशन तो अराइज होगा ही नहीं। तो 37,500 आपको डिसअलाउड हो जाएगा और जितना भी लॉस आया है 4 लाख को आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा। ठीक है। तो कंपनी ने जो किया है गलत किया है, उसको सही करना पड़ेगा। इंटरेस्ट है 1 लाख का जो बैंक को दिया गया है टेम्पोरेरी ओवरड्राफ्ट ऑब्टेनिंग फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग डिविडेंड। इंटरेस्ट पे किया गया है 1 लाख एक बैंक को, टेम्पोरेरी ओवरड्राफ्ट। अरे भाई डिविडेंड आपका इंटरेस्ट आप लेते हो क्या है भाई, इंटरेस्ट तो अलाउड होगा ना आपका, बिल्कुल अलाउड होगा, कोई बिना सोचे समझे अलाउड होगा। आप उसको डिविडेंड के लिए यूज करो, कहीं भी यूज करो, बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए। और इंटरेस्ट अलाउड होता है अंडर सेक्शन 36 बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर। ठीक है ना। अच्छा 40,000 कंपटीटर को मैंने पे किया है टू अवॉइड अंडर बिडिंग इन अ टेंडर। ठीक है, अगर मैंने इसको लीगली पेमेंट किया है कि अंडर बिड ना होने पाए, प्राइस पेमेंट किया 40,000, दैट इज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर, लेकिन मैंने इसको आउट ऑफ द वे यानी इलीगली पेमेंट किया है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है ना। 2 लाख का कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्विस लाइंस है, हमने तैयार किया, हमने पेमेंट किया, इलेक्ट्रिकल सर्विस लाइंस हमने बनाई तो हम उसके मालिक हुए, लेकिन कहता है ना ओनरशिप ऑफ सर्विस लाइंस हावर वेस्टेड विद द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो मेरे लिए वो खर्चा है। हाँ हमको फायदा मिलेगा इसीलिए मैंने लाइन बिछवा दी, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, मुझे बिजली के बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। अब सर्विस लाइन बिछने में बहुत देर लग रही थी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के द्वारा, मैंने कहा चलो भैया हमारा काम है, हम ही करवा देते हैं, हमारा काम तो नहीं है तो बोर्ड का काम, लेकिन मैंने कहा मेरी काम जल्दी हो जाएगा, आसानी के साथ हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू माई स्पेसिफिकेशन हो जाएगा, मैंने वो काम करवा दिया, सर्विस लाइनें बिछा दी। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने हमको उसको यूज करने के लिए दे दिया, क्या दिक्कत है, मेरा बिजनेस का फायदा है, लेकिन ये मेरी एसेट नहीं क्रिएट हो पाई, कोई एसेट एग्जिस्टेंस में आई नहीं मेरे लिए, क्योंकि उसका ओनरशिप किसके पास है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो कहा गया ये आपके लिए अलाउेबल एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि मेरे हाथ में तो कोई एसेट आई ही नहीं। 60,000 towards a foreign tour expenses of a director with the object of negotiating a collaboration agreement with a foreign manufacturer for a cement project to be set up. The negotiation however has failed. कोई दिक्कत नहीं है, अगर टूर एक्सपेंसेस हुआ है और अगर निगोशिएशन फेल हो गया है तो एक्सपेंसेस है ना, ऐसा तो है नहीं जहां एक्सपेंसेस आप करेंगे 100% वहां पर फायदे की बात सोचेंगे और फायदा होगा तो ही एक्सपेंडिचर अलाउड होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है ना। तो आपका ये एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंसेस है, भले ही निगोशिएशन फेल कर गया हो लेकिन एक्सपेंसेस अलाउड होगा। 2 लाख का कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एट फैक्ट्री क्वालिटी कंट्रोल पर्पसेस। ठीक है, 40% का आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो ना। लास्ट ड्यूरिंग द said period it has transferred a sum of 1,50,000 to the credit of its PL account being unclaimed wages relating to employees। ठीक है,
हुआ क्या, कुछ एम्प्लॉयज ने काम छोड़ दिया बीच में और उसके बाद वो अपना वेजेस नहीं मांगने हैं। मान लो 20 अक्टूबर को निकल गया कोई बंदा, अब 1 तारीख से 20 तारीख तक का उसका वेजेस वो मांगने कभी आया ही नहीं। तो इस तरह के छोटे मोटे कई अमाउंट्स थे जो अनक्लेम्ड वेजेस थे, मैंने 1,50,000 उठाकर अपने पीएल के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। मैं मान रहा हूँ मेरी इनकम है, क्योंकि कभी ना कभी मैंने वेजेस के तौर पर उसको अलाउड कर दिया था ड्यू बेसिस पर डेबिट साइड। अब चूंकि वो अनक्लेम्ड रह गए हैं तो मुझे उसको इनकम माननी पड़ेगी। क्रेडिट साइड अगर मैं ले जाता हूँ, दैट इज अ बिजनेस इनकम ऑफ द एसएससी एंड शैल बी चार्ज टू हेड टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी, क्योंकि डिडक्शन तो आपने पीजीबीपी में ही लिया था। अब आप पीजीबीपी में ही इसको क्रेडिट करके उसको टैक्सेबल करेंगे। तो कंपनी ने जो किया है, वी आर एग्री विद दैट, उसके साथ हम बिल्कुल सहमत हैं और कंपनी को उसको टैक्स देना चाहिए और ये इसकी डीम्ड इनकम मान भी ली जाएगी अनक्लेम्ड। होप सो सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में था ये टॉपिक, क्योंकि इस तरह के कई क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में देख चुके हैं, या आप कह सकते हैं असेसमेंट्स में देख चुके हैं। हाँ, नेक्स्ट सेशन चूंकि हमारा मैट रहेगा, बिल्कुल इत्मीनान से उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और 7 8 10 क्वेश्चन तो बनने चाहिए उसमें अच्छे अच्छे, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।